हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू इल्यूम बायोलॉजी। चलिए एनसीईआरटी रिकैप सेशंस आगे बढ़ाते हैं। बायोमोलिक्यूल्स का 11th वीडियो और आज हम लोग बायोमोलिक्यूल्स में एक बिल्कुल ही फ्रेश टॉपिक शुरू करेंगे, एंजाइम्स। देखो एंजाइम वाला टॉपिक देखने से पहले पर्टिकुलरली ये एंजाइम का ये वाला वीडियो जो फर्स्ट पार्ट है इसका, ये देखने से पहले आप एक बार प्रोटीन वाला वीडियो देखो अच्छे से, है ना। ये इसी बायोमोलिक्यूल्स में हमने प्रोटीन के बारे में बात की थी। स्पेशली आपको स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन वाला वीडियो देखना है क्योंकि उस वीडियो से एसोसिएटेड ही हमारा ये एंजाइम्स वाला वीडियो। काफ़ी कंसेप्ट्स हैं जो हमने वहाँ पे डिस्कस किए थे, वो आज भी यहाँ पे थोड़ा और डिटेल में डिस्कस करेंगे। चलिए शुरू करते हैं। एंजाइम्स, अब एंजाइम्स हमने ऑलरेडी बहुत बार ये वर्ड सुना है। और एंजाइम्स बेसिकली क्या होते हैं? एंजाइम्स आर बायोलॉजिकल कैटलिस्ट्स कहते हैं इनको। हमारे बायोलॉजिकल सिस्टम्स में जो रिएक्शंस होती है, इन रिएक्शंस के कैटलिस्ट हैं ये। अब सबसे पहला सवाल आता है कि कैटलिस्ट क्या होता है। तो व्हाट इज अ कैटलिस्ट? कैटलिस्ट वो सब्सटेंस है जो किसी भी रेट जो होती है ना रिएक्शन की, किसी भी रिएक्शन की रेट को एनहांस करता है ना, किसी भी रिएक्शन को फटाफट करवाने का काम करता है कैटलिस्ट। वैसे ही कैटलिस्ट जो बॉडी में प्रेजेंट होते हैं उनको कहा जाता है एंजाइम्स। तो एंजाइम्स आर बायोलॉजिकल कैटलिस्ट जो रिएक्शन को फास्ट चलाते हैं, यानी फटाफट करते हैं रिएक्शंस को। अब नेचर की बात करें कि एंजाइम्स कौन से मॉलिक्यूल के बने होते हैं, तो मोस्ट ऑफ द एंजाइम्स आर प्रोटीन्स। ये लाइन भी आपने अच्छे से पढ़ी है, मोस्ट ऑफ द एंजाइम्स आर प्रोटीन्स। लेकिन कुछ एंजाइम्स ऐसे हैं जो प्रोटीन्स नहीं होते, वो बनते हैं आरएनए के, और इस तरह के एंजाइम्स को कहा जाता है राइबोजाइम्स। ठीक है, नाम कहाँ से आया? तो आप देखो आरएनए का फुल फॉर्म क्या होता है? राइबो न्यूक्लिक एसिड। तो वो एंजाइम्स जो राइबो न्यूक्लिक एसिड्स के बनते हैं उनका हमने नाम क्या रखा है? राइबोजाइम्स। इस तरह से इसका नाम पड़ा है, राइबोजाइम्स कहलाते हैं। ये कौन से एंजाइम्स हैं? जो आरएनए के बने। अब क्लास 12th बायोलॉजी वाली बुक खोलो और मुझे एक एग्जांपल बताओ एक ऐसे एंजाइम का जो राइबोजाइम है ना। क्लास 12th में आपको हिंट दे देता हूँ, मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस में उस एंजाइम का नाम है और वो आरएनए का बना है। आपको मुझे उस एंजाइम का नाम कमेंट सेक्शन में आकर बताना है। तो ये राइबोजाइम्स कहलाते हैं जो आरएनए के बनते हैं, लेकिन मोस्टली कौन से होंगे? प्रोटीन्स के। अब जब हमने प्रोटीन्स की स्टडी की तो हमने कहा कि प्रोटीन्स के 3 तरह के स्ट्रक्चर होते हैं, प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शरी। ठीक उसी तरह एंजाइम्स के भी तीनों तरह के स्ट्रक्चर होते हैं। आपको एंजाइम्स प्राइमरी स्ट्रक्चर में मिल जाएगा, सेकेंडरी मिल जाएगा, टर्शरी मिलेगा, इवन क्वाटरनरी स्ट्रक्चर भी एंजाइम्स के होते हैं। ये चारों तरह के जो स्ट्रक्चर है वो एंजाइम्स शो करता है। अब प्राइमरी स्ट्रक्चर में हमने देखा था कि किस तरह से अमीनो एसिड्स इस तरह से लीनियर चेन बनाते हैं। सेकेंडरी स्ट्रक्चर में हेलिक्स बन जाएगा या प्लेटेड शीट बन जाएगा, बीटा शीट। और टर्शरी में वो इस तरह से एक 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर बनाते हैं। वो पॉलीपेप्टाइड चेन अपने आप पे इस तरह से कॉइल हो जाती है, एक वुलन बॉल की तरह। इन सब के बारे में हमने प्रोटीन वाले वीडियो में बहुत अच्छे से डिस्कशन किया हुआ है। इन स्ट्रक्चर पे एक पूरा ही अलग वीडियो है प्रोटीन का, उसको ज़रूर देखो, आपको सब समझ में आ जाएगा। बस आपको ये ध्यान रखना है कि प्रोटीन्स जो एंजाइम्स प्रोटीन्स के बने हैं वो चारों तरह के स्ट्रक्चर शो कर सकते हैं, प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शरी और क्वाटरनरी। चलिए अब हम एक नज़र डालते हैं टर्शरी स्ट्रक्चर ऑफ एंजाइम्स पे। तो प्रोटीन्स का जो टर्शरी स्ट्रक्चर है, हमने ये देखो ये पिक्चर देखा था हमने प्रोटीन वाले वीडियो में कि किस तरह से एक अमीनो एसिड की चेन अपने आप के ऊपर ही इस तरह से कॉइल कर लेती है, घूमती रहती है पूरी है, जिसकी वजह से एक 3 डायमेंशनल वुलन बॉल जैसा स्ट्रक्चर तैयार हो जाता है। ये ऐसा अपने आप के ऊपर इस तरह से घूम के 3 डायमेंशनली एक ऐसा स्ट्रक्चर बना लेती है। अब उस 3 डायमेंशनल को मैंने यहाँ 2 डायमेंशन में दिखाया, इसको 3 डायमेंशन में देखो आप, ये ऐसा दिखेगा कुछ। अब जब इस तरह का स्ट्रक्चर बनाते हैं इसको कहते हैं टर्शरी स्ट्रक्चर, है ना। एक ही पॉलीपेप्टाइड चेन है, देखो यहाँ पे आप इसको पूरा ट्रेस किया ना हमने अभी, ये पूरी एक पॉलीपेप्टाइड चेन, सिंगल पॉलीपेप्टाइड चेन है। जब इसको आप 3 डायमेंशनली देखोगे तो आप देखो यहाँ पे आपको किस तरह से ना बीच बीच में इस तरह से क्रिवाइसिस दिख रहे हैं। क्रिवाइसिस मतलब एकदम शुद्ध हिंदी में बोले तो आप कोने कह सकते हो, खोपचे कहते हैं ना जिसको। तो ये खोपचे या कोने दिखते हैं आपको। ये यहाँ देखो आप, ये यहाँ एक खोपचा बन गया, ये एक खोपचा बन गया। तो ये क्या होते हैं? ये कुछ साइट्स होती है जिनको कहा जाता है एक्टिव साइट्स, है ना। इनमें से कुछ साइट्स एक्टिव साइट का काम करती है। एक्टिव साइट वो साइट जहाँ पर सबस्ट्रेट आकर बाइंड होगा। अभी एंजाइम का स्ट्रक्चर है और ये जो ब्लू कलर में दिखा रखा है हमने, ये इसका एक्टिव साइट है जो इस तरह से बना है ये। अब इस एक्टिव साइट में आकर हमेशा जो है सबस्ट्रेट बाइंड होता है। अब सबस्ट्रेट क्या होता है? सबस्ट्रेट मतलब रिएक्टेंट जो रिएक्शन कर रहा है। जैसे कि आप समझो माल्टोज की रिएक्शन लेता हूँ मैं, डाइजेस्टिव सिस्टम में पढ़ता हूँ ये रिएक्शन। माल्टोज इस पे फंक्शन करता है एक एंजाइम जिसका नाम है माल्टेज, और 2 ग्लूकोज मॉलिक्यूल्स का फॉर्मेशन करता है।
तो अब इस रिएक्शन में माल्टोज सबस्ट्रेट है, माल्टोज सबस्ट्रेट का काम करेगा। तो बेसिकली केमिस्ट्री में जिसे आप रिएक्टेंट कहते हो, यहाँ सबस्ट्रेट कहलाएगा, और माल्टेज होगा एंजाइम, और ग्लूकोज बनेगा प्रोडक्ट। ये नेमिंग है इनकी। अब आप इस पिक्चर में देखो, ये देखो इसका 3 डायमेंशनल इमेज है। अब इस 3 डायमेंशनल इमेज में ये वाला जो पार्ट है, ये देखो आप, ये इस तरह का जो बना है क्रिवाइस, ये बेसिकली एक्टिव साइट का काम करता है। तो ये एक्टिव साइट हो गई इस एंजाइम की। और हम 2 डायमेंशनली आपको समझाने के लिए कुछ इस तरह का इसको दिखा देते हैं कि देखो ये इस तरह का बाइंडिंग साइट रहेगी, और इसके मॉलिक्यूलर कॉन्फ़िगरेशन से मिलता जुलता एक सबस्ट्रेट आएगा, ये देखो आप इस तरह से, और ये आकर इसके साथ अच्छे से बाइंड कर जाएगा। तो ये आपको समझाने के का तरीका है, बाकी अदरवाइज इसमें जो रहता है ना, ये सारा मॉलिक्यूलर बेसिस है पूरा का पूरा, है ना। ये सबस्ट्रेट का जो मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर है और इसका जो मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर है वही कॉम्पेटिबल होते हैं, तभी जाकर वहाँ पर ये बाइंडिंग शो कर पाते हैं। ठीक है, तो ये रहता है एंजाइम्स का टर्शरी स्ट्रक्चर। तो टर्शरी स्ट्रक्चर एनसीईआरटी की लाइंस देख लेते हैं कि बैकबोन ऑफ द प्रोटीन चेन फोल्ड्स अपॉन इटसेल्फ। प्रोटीन चेन अपने आप पे ही फोल्ड कर लेती है। चेन क्रिस क्रॉसेस इटसेल्फ एंड हेंस मैनी क्रिवाइसेस और पॉकेट्स आर मेड। तो जब ये इस तरह से अपने आप के ऊपर फोल्ड करती है तो बहुत सारे क्रिवाइसेस, दरारें या पॉकेट्स बन जाते हैं, और उनमें से किसी एक पॉकेट को आप एक्टिव साइट कहते हैं, जहाँ पे जाकर सबस्ट्रेट बाइंड होता है। तो एंजाइम्स जब रिएक्शन को कैटेलाइज करते हैं, जब रिएक्शन को बढ़ाते हैं, तो वो अपनी एक्टिव साइट के थ्रू ऐसा करते हैं। उन्हीं एक्टिव साइट पर आकर सबस्ट्रेट बाइंड होता है, जिससे रिएक्शन रेट हाई होती है। अब कैसे हाई होती है, एंजाइम्स ऐसा क्या करता है जिससे रिएक्शन रेट हाई होती है, तो वो हम एक अलग वीडियो में वहाँ पर आपको समझाएंगे कि मैकेनिज्म ऑफ एक्शन क्या रहता है एंजाइम्स का। फिलहाल ये इंट्रोडक्टरी वीडियो है, तो बस इसमें हम केवल जो इंट्रोडक्टरी पार्ट है वही देख रहे हैं एंजाइम्स का। अब कंपेयर कर लेते हैं एक बार को एंजाइम्स को इनऑर्गेनिक कैटलिस्ट के साथ। अब इनऑर्गेनिक कैटलिस्ट कौन से, तो आपने केमिस्ट्री में बहुत सारी रिएक्शंस पढ़ी होगी, जिसमें आप इस तरह से एरो बनाते हो और ऊपर लिखते हो प्लेटिनम, पैलेडियम, फिर नीचे लिखते हो 800 डिग्री सेंटीग्रेड, है ना। तो ये इनऑर्गेनिक कैटलिस्ट है, जो आप बाहर की जो रिएक्शंस करते हो वहाँ पर आप इस तरह से लिखते हो। और एंजाइम्स क्या है, एंजाइम्स लिविंग सिस्टम में प्रेजेंट है। तो उन एंजाइम्स को हम कंपेयर करें इनऑर्गेनिक कैटलिस्ट के साथ, तो आप मोस्ट ऑफ द केसेस में जब आप इनऑर्गेनिक कैटलिस्ट की बात करते हो तो आप एसोसिएट करते हो उनको हाई टेम्परेचर और हाई प्रेशर के साथ। अभी जो मैंने आपको एग्जांपल दिया तो उसमें मैंने लिखा कि 800 डिग्री सेंटीग्रेड। तो इनऑर्गेनिक कैटलिस्ट जनरली सबसे बढ़िया काम करते हैं अगर उनको हाई टेम्परेचर और हाई प्रेशर दिया जाए। लेकिन एंजाइम्स जो हमारी बॉडी में काम कर रहे हैं, अब हमारी बॉडी का टेम्परेचर कितना है, केवल 37 डिग्री सेंटीग्रेड। तो जो एंजाइम्स रहते हैं, एंजाइम्स लो टेम्परेचर पर ज़्यादा काम करते हैं, हाई टेम्परेचर पे तो ये पूरी तरीके से डैमेज हो जाएंगे। इवन 40 डिग्री के ऊपर भी ये एंजाइम्स जो हैं डैमेज हो जाते हैं। आपको मुझे टर्म बताना है एग्जैक्ट। देखो एंजाइम्स क्या है, एंजाइम्स प्रोटीन्स हैं। हाई टेम्परेचर पे प्रोटीन्स डैमेज हो जाते हैं, बिल्कुल। इसके लिए एक पर्टिकुलर टर्म है, आपको मुझे वो टर्म बताना है कि इस डैमेज हो जाने के क्या कहा जाता है। ठीक है, सेम वही टर्म हम यहाँ एंजाइम्स में भी यूज़ करेंगे। तो एंजाइम्स हाई टेम्परेचर पे डिग्रेड हो जाते हैं, जैसे कि 40 डिग्री सेंटीग्रेड के अबव, और हमारी बॉडी का टेम्परेचर कितना रहता है, 37 डिग्री सेंटीग्रेड। मोस्ट ऑफ द एंजाइम्स की हम यहाँ पे बात करें, लेकिन इसके भी कुछ एक्सेप्शंस हैं। एक्सेप्शंस कौन है, एक्सेप्शंस वो ऑर्गेनिजम्स हैं जो बहुत हाई टेम्परेचर पे सर्वाइव करते हैं। तो उनके अंदर जो एंजाइम्स हैं वो एंजाइम्स हाई टेम्परेचर पे भी स्टेबल रहते हैं। ऐसे ऑर्गेनिजम्स को कहा जाता है थर्मोफिलिक ऑर्गेनिजम्स। थर्मोफिलिक टर्म देखना, थर्मो मतलब क्या हो गया, हीट, और फिलिक फाइल वर्ड मतलब क्या, लाइक करना उसको या लव करना, हीट लाइकिंग ऑर्गेनिजम्स। ऐसे ऑर्गेनिजम्स जो हाई टेम्परेचर पे भी इजीली सर्वाइव कर जाए उनको आप थर्मोफिलिक ऑर्गेनिजम्स कहते हैं। ये आपको कुछ इस तरह के जो है ना हैबिटेट्स में देखने को मिलते हैं। हॉट वेंट्स हो गए या सल्फर स्प्रिंग्स हो गई। आपने देखा होगा हिमाचल प्रदेश में कुछ इस तरह की सल्फर स्प्रिंग्स हैं, मतलब ज़मीन में से गर्म पानी आता रहता है ना। और तो वहाँ पे जो ऑर्गेनिजम्स हैं वो थर्मोफिलिक ऑर्गेनिजम्स हैं। इन ऑर्गेनिजम्स, अब बिकॉज ये ऑर्गेनिजम्स हैं तो इनके अंदर एंजाइम्स भी होंगे। तो अगर ये हाई टेम्परेचर पे सर्वाइव कर रहे हैं, इसका मतलब इनके एंजाइम्स हाई टेम्परेचर पे भी स्टेबल रहते हैं। क्लियर। तो ये थर्मोफिलिक ऑर्गेनिजम्स जो हैं एक्सेप्शंस हैं, ये एंजाइम्स एक्सेप्शन रहते हैं इसमें। ये स्टेबल रहते हैं और अपनी कैटालिटिक पावर को भी रिटेन कर लेते हैं हाई टेम्परेचर्स पे भी। 80 से 90 डिग्री सेंटीग्रेड तक के टेम्परेचर पे भी ये स्टेबल रहते हैं।
चलते हैं क्लास 12th में। क्लास 12th में हम लोग बायोटेक्नोलॉजी में एक एंजाइम का नाम पढ़ते हैं जो इतने हाई टेम्परेचर पे सर्वाइव कर सकता है, और उसको हमने इसी तरह के एक थर्मोफिलिक ऑर्गेनिज्म से डिराइव किया है। इसको यूज़ करते हुए आप पॉलीमरेज चेन रिएक्शन आपने पढ़ा होगा बायोटेक्नोलॉजी में, पीसीआर टेक्निक। तो पीसीआर या पॉलीमरेज चेन रिएक्शन, देखो है ये एनसीईआरटी रिकैप, लेकिन अगर कोई चीज़ एनसीईआरटी किसी और क्लास में, जैसे कि समझो क्लास 11th का टॉपिक है बायोमोलिक्यूल्स और क्लास 12th में है पीसीआर, तो वहाँ पे आपको पढ़ना ही है वैसे भी, तो चीज़ों को आप यहीं पे आप रिलेट करना चालू कर लो। पॉलीमरेज चेन रिएक्शन में हम लोग एक एंजाइम यूज़ करते हैं जिसका नाम है टेक पॉलीमरेज, और ये जो टेक पॉलीमरेज एंजाइम है वो एक बैक्टीरिया से डिराइव किया जाता है जिसका नाम है थर्मस एक्वाटिकस, और ये एक थर्मोफिलिक ऑर्गेनिज्म है। नाम देखो आप, थर्मस हीट एक्वाटिक वाटर, यानी ये ऐसा बैक्टीरिया है जो हॉट वाटर में भी इजीली सर्वाइव करता है। और एंजाइम का नाम क्या रखा, टेक पॉलीमरेज। क्यों रखा, क्योंकि उन्होंने थर्मस का टी लिया और एक्वाटिकस का ए क्यू लिया, तो क्या बन गया, टेक पॉलीमरेज। और बिकॉज ये एक डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम का टाइप है, इसलिए इसका नाम हमने रखा है टेक पॉलीमरेज, और इसको आप यूज़ करोगे पीसीआर या पॉलीमरेज चेन रिएक्शन में। तो ये कुछ ऐसे एंजाइम्स हैं जो हाई टेम्परेचर पे भी इजीली सर्वाइव करते हैं और कैटालाइसिस भी करते हैं। चलिए फिर बात करते हैं केमिकल रिएक्शंस की। तो केमिकल रिएक्शंस क्या है ना, उसकी बात करें तो कोई भी केमिकल कंपाउंड की अगर हम बात करें तो उसमें दो तरह के चेंजेस आ सकते हैं। एक आ सकता है उसमें फिजिकल चेंज और एक आ सकता है केमिकल चेंज। ये केमिस्ट्री में पढ़ते हो आप, है ना, बहुत बेसिक केमिस्ट्री है ये। फिजिकल चेंज में क्या आएगा कि फिजिकल चेंज में कोई केमिकल बॉन्ड का ब्रेकडाउन वगैरह नहीं होता। जैसे समझो उसका शेप चेंज हो रहा है या चेंज हो गया शेप, लेकिन कोई केमिकल बॉन्ड का नहीं टूटा। केमिकल चेंज में हमेशा केमिकल बॉन्ड्स ब्रेकडाउन होते हैं, या तो केमिकल बॉन्ड बने या केमिकल बॉन्ड का ब्रेकडाउन हो, तभी आप उसको केमिकल चेंज कहोगे। और केवल अगर शेप चेंज हो रहा है तो वो हो गया फिजिकल चेंज। ठीक है, जैसे एक एग्जांपल लेते हैं हम लोग, स्टेट ऑफ मैटर चेंज कर लेते हैं। ये आइस है ना, इसका एक पर्टिकुलर शेप है, मैं थोड़ी देर के लिए इसको बाहर टेबल पे रख दूँ तो क्या होगा, ये पिघल जाएगा, तो इसका शेप चेंज हो गया बिल्कुल, और उसके साथ साथ में चेंज हो गया इसका स्टेट ऑफ मैटर, यानी कि ये सॉलिड था, जब ये आइस क्यूब था ये सॉलिड था, अब ये बन गया लिक्विड। तो क्या कोई केमिकल बॉन्ड ब्रेकडाउन हुआ? नहीं, केवल स्टेट ऑफ मैटर चेंज हुआ, शेप चेंज हुआ। इसी लिक्विड को अब आप बॉईल करो तो ये लिक्विड क्या बन जाएगा, वाटर वेपर बन गया, गैस में कन्वर्ट हो गया। तो ये सारे फिजिकल चेंजेस है। आप देखो H2O, ये तीनों आप बात करें, अगर हम आइस की बात करो, आप आइस की बात करो या लिक्विड वाटर की बात करो या वाटर वेपर की बात करो, ये तीनों केमिकली क्या है, H2O। तो जब इनका स्टेट ऑफ मैटर चेंज होता है तो ये केवल एक फिजिकल चेंज है। ग्लास है, ग्लास टूट गया, फिजिकल चेंज। एग का तोड़ना, पेपर फोल्ड करना, शेप चेंज कर रहे हो आप यहाँ पे, चॉपिंग बोर्ड, ये सारे फिजिकल चेंजेस है। केमिकल चेंजेस ऑलवेज इन्वॉल्व आइदर अ ब्रेकडाउन और फॉर्मेशन ऑफ अ केमिकल बॉन्ड। या तो बॉन्ड बने या टूटे तो आप उसको केमिकल चेंज कहोगे। चलिए और आगे देखते हैं हम लोग। अब हम बात करते हैं इनऑर्गेनिक केमिकल रिएक्शंस के टाइप। देखो केमिकल रिएक्शंस दो टाइप की होती है, इनऑर्गेनिक और ऑर्गेनिक केमिकल रिएक्शंस। इनऑर्गेनिक केमिकल रिएक्शन, जैसे ये एग्जांपल दिया है एनसीईआरटी ने कि बेरियम हाइड्रोक्साइड सल्फ्यूरिक एसिड के साथ रिएक्शन करता है और बेरियम सल्फेट और वाटर का फॉर्मेशन है। कंप्लीट इनऑर्गेनिक रिएक्शन, कोई ऑर्गेनिक कंपाउंड ना तो बना ना ही यूज हुआ है। यही ऑर्गेनिक केमिकल रिएक्शंस वो है जिनमें ऑर्गेनिक कंपाउंड्स यूज अप होते हैं। जैसे आप ये देखो, एक बेसिक आपके ओरल कैविटी और आपके स्मॉल इंटेस्टाइन में होने वाली बेसिक रिएक्शन है ये, है ना। स्टार्च का जब डाइजेशन होता है तो क्या होता है, तो शुगर मॉलिक्यूल्स यानी कि ग्लूकोज मॉलिक्यूल्स का फॉर्मेशन होता है। स्टार्च क्या है, एक ऑर्गेनिक कंपाउंड है। तो ये ऑर्गेनिक केमिकल रिएक्शन है। हमारी बॉडी में मोस्टली आपको ऑर्गेनिक केमिकल रिएक्शंस ही देखने को मिलेगी। चलिए अब रिएक्शन कोई भी हो उसकी एक पर्टिकुलर रेट होती है। रेट का मतलब क्या होता है वो भी देख लेते हैं हम लोग। देखो साइंस में जब भी हम ये वर्ड यूज़ कर लेते हैं ना रेट, तो इसका मतलब है हम उसको टाइम के रेफरेंस में देख रहे हैं। तो रेट ऑफ रिएक्शन का मतलब क्या हुआ, पर यूनिट टाइम में कितना प्रोडक्ट बन रहा है। पर यूनिट टाइम में कितना प्रोडक्ट बन रहा है। जितने ज़्यादा प्रोडक्ट्स का फॉर्मेशन होगा किसी पर यूनिट टाइम में, जैसे कि पर सेकंड की बात कर लेता हूँ, तो वो कहलाता है उसका रेट ऑफ द रिएक्शन। जितनी ज़्यादा रेट उतने ज़्यादा प्रोडक्ट्स का फॉर्मेशन। तो रेट का फॉर्मूला क्या हो गया, रेट इज इक्वल्स टू चेंज इन प्रोडक्ट्स अपॉन चेंज इन टाइम। यानी कि आप ये ऐसा कर लो, पी फाइनल माइनस पी इनिशियल, और ये टाइम फाइनल माइनस टाइम इनिशियल, यानी टोटल कितना टाइम लगा यहाँ पे।
है ना। जैसे समझो कि फाइनल प्रोडक्ट्स हैं 100 और शुरुआत की थी हमने 10 के साथ और समय लगा में 10 सेकेंड्स, तो ये आप बोलोगे कि रेट कितनी है, 90 प्रोडक्ट्स पर 10 सेकेंड्स, और पर सेकेंड निकालना हो तो 9 प्रोडक्ट्स पर सेकेंड। तो ये कुछ इस तरह से जो है रेट डिटरमाइन की जाती है किसी भी रिएक्शन की। देखो बहुत बेसिक चीज़ें पढ़ा रहा हूँ मैं आपको, क्योंकि बेसिक समझोगे अच्छे से तभी आप आगे चीज़ों को और बेहतर तरीके से समझ पाओगे। अब यहाँ पे एक बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, नीट में कई बार इस लाइन को ट्रू और फॉल्स की तरफ पूछा जाता है। सेम लाइन आप फिजिक्स केमिस्ट्री में भी पढ़ोगे कि अगर मैं डायरेक्शन को स्पेसिफाई कर दूं तो इस रेट को आप वेलोसिटी भी कह सकते हो, है ना। फिजिक्स में पढ़ा होगा आपने वेलोसिटी के बारे में कि वेलोसिटी एक वेक्टर कंपोनेंट है। क्यों? क्योंकि इसमें डायरेक्शन भी स्पेसिफाई की जाती है। अगर डायरेक्शन स्पेसिफाई कर दे, अब हम रिएक्शन की बात कर रहे हैं यहाँ पे, तो जब रिएक्शन की बात कर रहे हैं हम, तो फिर डायरेक्शन क्या चीज़ है? तो फिर डायरेक्शन की या तो रिएक्शन फॉरवर्ड डायरेक्शन में जा रही है या फिर रिएक्शन रिवर्स डायरेक्शन में जा रही है। होता है ना, कुछ रिएक्शंस होती है जो रिवर्सिबल टाइप होती है, तो फॉरवर्ड डायरेक्शन में है या रिवर्स डायरेक्शन में। अगर आपने ये स्पेसिफाई कर दिया तो आप उस रेट ऑफ रिएक्शन को वेलोसिटी ऑफ रिएक्शन भी कह सकते हो, है ना। ये वही है ना एग्जैक्ट फर्क है कि आप डायरेक्शन स्पेसिफाई कर रहे हो तब आप कहोगे वेलोसिटी ऑफ रिएक्शन, और डायरेक्शन स्पेसिफाई नहीं कर रहे हो तो आप कहोगे रेट ऑफ द रिएक्शन। चलिए, अब कोई भी केमिकल प्रोसेस हो या कोई भी फिजिकल प्रोसेस हो, उसकी रेट उसके टेम्परेचर के अकॉर्डिंग वेरी करती रहती है। हालांकि बहुत सारे और भी फैक्टर्स है, बहुत फैक्टर्स है जो रेट ऑफ रिएक्शन को डिसाइड करते हैं, लेकिन टेम्परेचर एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है इवन लिविंग सिस्टम में भी। तो रेट ऑफ फिजिकल एंड केमिकल प्रोसेसेस आर इन्फ्लुएंस्ड बाय टेम्परेचर अमंग अदर फैक्टर्स। दूसरे फैक्टर्स के साथ साथ टेम्परेचर भी एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है। एंड ये लाइन सुनना, बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है एनसीईआरटी की, कि एक जनरल रूल रहता है, एक जनरल रूल ये रहता है कि अगर आप टेम्परेचर 10 डिग्री बढ़ाओ तो रेट ऑफ रिएक्शन डबल हो सकती है, और अगर आप टेम्परेचर 10 डिग्री कम करो तो रेट ऑफ रिएक्शन हाफ हो सकती है। ये एक जनरल रूल है। रेट डबल्स और डिक्रीजेस बाय हाफ, या तो रेट डबल हो जाएगी या रेट हाफ हो जाएगी। कब? एवरी 10 डिग्री सेंटीग्रेड चेंज इन आइदर डायरेक्शन। इसका मतलब ये हो गया कि जैसे समझो 40 डिग्री सेंटीग्रेड पे रेट ऑफ द रिएक्शन है R, तो अगर आपने टेम्परेचर 50 डिग्री सेंटीग्रेड कर दिया तो इस रिएक्शन की रेट हो जाएगी ट्वाइस ऑफ R, यानी डबल हो गया। और अगर यही आपने 10 डिग्री टेम्परेचर कम कर दिया यानी 30 डिग्री सेंटीग्रेड, तो रेट ऑफ द रिएक्शन हाफ हो जाएगी। ये एक जनरल रूल है, ये एक जनरल रूल है, ये रूल आपको याद करना है। चलिए फिर नेक्स्ट बात करते हैं कैटेलाइज्ड वर्सेस अनकैटेलाइज्ड रिएक्शंस, यानी ऐसी रिएक्शंस, एक बार हम लेंगे रिएक्शंस विदाउट एंजाइम्स और एक बार हम लेंगे सेम रिएक्शन विद एंजाइम और देखते हैं कि कितना फर्क पड़ता है। नाउ द कैटेलाइज्ड रिएक्शंस प्रोसीड एट रेट्स वास्टली हायर देन दैट ऑफ अनकैटेलाइज्ड वन। बिना एंजाइम की रिएक्शन की रेट देखें और एंजाइम के साथ वाले रिएक्शन की रेट देखें तो बहुत वास्ट डिफरेंस है, रेट बहुत ज़्यादा हाई है अगर आप एंजाइम्स यूज़ कर रहे हो तो, है ना। आपने जब हमने लास्ट वीडियो बनाया था बायोमोलिक्यूल्स का मेटाबॉलिज्म वाला, तो उसमें हम लोगों ने एक एनसीईआरटी की लाइन पढ़ी थी, उसमें कहा गया था कि देयर इज नो अनकैटेलाइज्ड रिएक्शन इन द लिविंग सिस्टम। हमारे लिविंग सिस्टम में ऐसी कोई मेटाबॉलिक रिएक्शन नहीं है जिसमें एंजाइम्स की ज़रूरत नहीं पड़ती हो, ठीक है। तो ये चीज़ फैक्ट आपको ध्यान रखना है। एक काम करते हैं, इस लाइन को एक एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। देख लेते हैं एक एग्जाम्पल, बाकायदा एनसीईआरटी ने एग्जाम्पल दिया है और देखते हैं इसको कि किस तरह से एंजाइम के बिना और एंजाइम के साथ रेट में फ़र्क आता है। अब ये जो रिएक्शन है आप लोग पढ़ते हो ब्रीदिंग एंड एक्सचेंज ऑफ गैसेस में, CO2 ट्रांसपोर्ट जब हम करते हैं हमारे ब्लड में, तो CO2 ट्रांसपोर्ट कैसे होता है? CO2 RBC के अंदर वाटर के साथ बाइंड होता है। ये रिएक्शन कहाँ चल रही है? RBC में। वहाँ एक एंजाइम होता है कार्बोनिक एनहाइड्रेज और उससे बनता है कार्बोनिक एसिड, ठीक है। और अब कार्बोनिक एसिड वापस आगे चलकर HCO3 माइनस में कन्वर्ट हो गया। यहाँ पे भी एंजाइम कौन सा लगेगा? कार्बोनिक एनहाइड्रेज, ठीक है। ये रिएक्शन आपने पढ़ी है। इस रिएक्शन को एक बार मैं करवाता हूँ विदाउट एंजाइम। तो जब हमने सुनना अच्छे से, एनसीईआरटी ने एग्जाम्पल दिया, बहुत बढ़िया एग्जाम्पल है और आप इस एग्जाम्पल से समझ सकते हो एंजाइम्स की इंपॉर्टेंस। विदाउट एंजाइम जब हम ये रिएक्शन करवाते हैं तो 1 घंटे में कितना? 1 घंटे में 200 मॉलिक्यूल्स बन रहे हैं केवल। और विद एंजाइम कार्बोनिक एनहाइड्रेज के साथ जब मैंने इसका रिएक्शन करवाया
तो मुझे 1 सेकंड में 6 लाख मॉलिक्यूल्स, यहाँ पर 1 घंटे में 200 मॉलिक्यूल्स है, 1 घंटे में, यहाँ पर 1 सेकंड में 6 लाख मॉलिक्यूल्स हैं। तो आप सोचो 1 घंटे में तो कितने ज़्यादा मॉलिक्यूल्स होंगे। तो आप समझें कि रिएक्शन का रेट एंजाइम्स के साथ में बहुत बहुत ज़बरदस्त तरीके से बढ़ता है। यहाँ पे जो ये रेट एक्सेलरेट हुई है वो हुई है 10 मिलियन गुना। कितना? 10 मिलियन गुना। तो आप समझ पा रहे होंगे इंटेंसिटी में एंजाइम्स का रेट इंक्रीज करने की इंटेंसिटी कितनी ज़्यादा है। दैट्स व्हाई एंजाइम्स आर वेरी इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट बात करते हैं मेटाबॉलिक पाथवे की एक बार, कि मेटाबॉलिक पाथवे किसको कहते हैं। हमने बहुत सुना होगा कि क्रेब्स साइकिल एक मेटाबॉलिक पाथवे है, ग्लाइकोलाइसिस एक मेटाबॉलिक पाथवे। तो एग्जैक्टली क्या होता है मेटाबॉलिक पाथवे, उसको समझें आप। ये रिएक्शन है देखो ग्लाइकोलाइसिस की। जब हमें कहा जाता है कि ग्लाइकोलाइसिस की रिएक्शन को एक लाइन में लिखो, तो आप ऐसे लिख देते हो कि ग्लूकोज फाइनली 2 पायरुविक एसिड मॉलिक्यूल्स में ब्रेक डाउन हो जाता है। ये ग्लूकोज ऑक्सीजन के साथ बाइंड हुआ और पायरुविक एसिड प्लस H2O का फॉर्मेशन किया इसने। समझ में आया? ये एक लाइन में आपने इस रिएक्शन को लिख दी, लेकिन होता नहीं है एक लाइन में, या एक सिंगल स्टेप में तो नहीं होती ना ये रिएक्शन। ऐसा लग रहा है कि एक स्टेप है, नहीं, ये एक स्टेप नहीं है। इस ग्लाइकोलाइसिस का ये पूरा का पूरा आपका एनसीईआरटी का पिक्चर है, देख लो आप। रेस्पिरेशन वाले चैप्टर से लिया है मैंने ये एनसीईआरटी। अब आप देखो यहाँ पर कितने स्टेप है, यहाँ पे टोटल 10 स्टेप है। टोटल 10 स्टेप हुए तब जाकर ग्लूकोज कन्वर्ट हुआ है पायरुविक एसिड में, और हर स्टेप पे आपको एंजाइम की जरूरत पड़ेगी, हर स्टेप पे। इसको कहते हैं मेटाबॉलिक पाथवे, इसको कहा जाता है मेटाबॉलिक पाथवे। तो मेटाबॉलिक पाथवे क्या है? एक मल्टी स्टेप केमिकल रिएक्शन है ये। इट इज अ मल्टी स्टेप केमिकल रिएक्शन जिसमें बहुत सारे स्टेप्स हो। व्हेन ईच ऑफ द स्टेप्स इज कैटेलाइज्ड बाय द सेम एंजाइम कॉम्प्लेक्स और डिफरेंट एंजाइम्स। मतलब हर स्टेप पे या तो सेम एंजाइम कॉम्प्लेक्स यूज होगा या फिर अलग अलग एंजाइम्स की जरूरत पड़ेगी, उसको कहा जाता है मेटाबॉलिक पाथवे। अब यहाँ पे बहुत क्लियर कर दिया एनसीईआरटी ने कि जरूरी नहीं है कि हर बार एंजाइम्स अलग अलग हो, कुछ स्टेप्स पे सेम एंजाइम कॉम्प्लेक्स भी काम कर सकता है। तो इस तरह के पाथवेज को हम कहते हैं मेटाबॉलिक पाथवे। तो ग्लूकोज पायरुविक एसिड में यहाँ सिंपल तरीके से कन्वर्ट नहीं हो रहा, उसको 10 अलग अलग एंजाइम्स की जरूरत पड़ेगी, 10 रिएक्शंस होगी तब जाकर वो पायरुविक एसिड में कन्वर्ट होगा। अब यहाँ समझें आप, ये ग्लाइकोलाइसिस है, ग्लाइकोलाइसिस का एंड प्रोडक्ट हमने निकाला पायरुविक एसिड, ठीक है। अब कोई भी मेटाबॉलिक पाथवे का प्रोडक्ट कंडीशन के हिसाब से वेरी कर सकता है, कंडीशन के हिसाब से वेरी कर सकता है। क्या मतलब हुआ? इसका मतलब ये हुआ, चलो एक एग्जांपल से समझाता हूं मैं आपको, तब आपको समझ में आएगा कि अगर कंडीशंस चेंज कर दी जाए तो ग्लाइकोलाइसिस 1 या 2 और एडिशनल रिएक्शंस यूज करेगा, जिससे अलग अलग टाइप के मेटाबॉलिक एंड प्रोडक्ट्स आपको देखने को मिलेंगे। जनरली क्या होता है, जनरली आप रेस्पिरेशन में पढ़ते हो कि जब ऑक्सीजन सफिशिएंट क्वांटिटी में रहता है तो ग्लाइकोलाइसिस से बनता है पायरुविक एसिड, फिर ये पायरुविक एसिड एंटर कर जाता है लिंक रिएक्शन में, फिर लिंक रिएक्शन से क्रेब्स साइकिल होती है और कंप्लीट ब्रेकडाउन होता है ग्लूकोज का विद द प्रोडक्शन ऑफ CO2 वाटर एंड एनर्जी। समझ में आया? लेकिन यही अगर मैं कंडीशन चेंज कर दूं, पहले मैंने कंडीशन कैसी दी? एरोबिक कंडीशन दी मैंने, ठीक है। तो जब एरोबिक कंडीशन दी, अच्छा खासा आपने ऑक्सीजन दिया तो पायरुविक एसिड बना। यही अगर मैं इसको एनएरोबिक कंडीशन दूं तो एनएरोबिक कंडीशन में फिर ये एंड प्रोडक्ट क्या बनाएगा? लैक्टिक एसिड। एंड प्रोडक्ट क्या बना? लैक्टिक एसिड। और आप ये पढ़ते हो स्केलेटल मसल्स में, स्केलेटल मसल्स में जब कुछ टाइम बाद में ऑक्सीजन कम पड़ने लगती है तो लैक्टिक एसिड का प्रोडक्शन होता है, जिसकी वजह से मसल्स में फटीग होने लगती है, थकान होने लगती है। और यही अगर मैं फर्मेंटेशन की बात करूं तो सेम रिएक्शन से बनेगा इथेनॉल। यानी आप देखो कि जो मेटाबॉलिक पाथवे है, मेटाबॉलिक पाथवे कंडीशन के हिसाब से थोड़े बहुत चेंजेस करेगा, एक आधा एडिशनल रिएक्शन और करेगा और एंड प्रोडक्ट अलग ही बना देगा। फुल ऑक्सीजन दोगे तो पायरुविक एसिड, फिर उससे क्रेब्स साइकिल। एनारोबिक कंडीशन होगी मसल्स में तो लैक्टिक एसिड, और फर्मेंटेशन करवाओगे तो इथेनॉल। ये सब ग्लाइकोलाइटिक पाथवे से हो रहा है। तो अलग अलग कंडीशंस में अलग अलग प्रोडक्ट्स भी मेटाबॉलिक पाथवे में पॉसिबल होते हैं। ये क्यों मैं इतना स्ट्रेस करके पढ़ा रहा हूँ आपको ये सब चीज़ें? बिकॉज नीट में हो क्या रहा है कि नीट में जो क्वेश्चंस आ रहे हैं ना, सेलेक्ट द करेक्ट स्टेटमेंट्स, फॉल्स स्टेटमेंट्स, आप मैक्सिमम वही क्वेश्चन गलत करके आते हो। डायरेक्ट क्वेश्चन सब सही करके आएंगे। क्वेश्चन पूछ लिया मसल में फटीग का रीजन, सबको पता है लैक्टिक एसिड, ये मैंने आपको बोल दिया ट्रू और फॉल्स देखो आप, और मैंने ये लाइन लिख दी, तो कन्फ्यूजन होता है कि डिफरेंट कंडीशंस में डिफरेंट प्रोडक्ट्स कैसे।
तो इसलिए मैं आपको हर एक लाइन को विद एग्जांपल्स यहाँ पे समझाने का ट्राई करता हूँ, ताकि चीज़ें आपको थोड़ा अच्छे से समझ में आए और प्लस रटना नहीं पड़े आपको चीज़ों को। फिर क्या है कि हम स्टेटमेंट्स चेंज भी कर दें थोड़े बहुत, तो भी आप उनको आसानी से, है ना, समझ सकते हो। तो ये था इंट्रोडक्शन टू एंजाइम्स। आपको फिर भी किसी तरह के डाउट हो तो आप मुझे मेरे इंस्टाग्राम मेल आईडी और मेरे व्हाट्सएप नंबर पे मुझसे बात कर सकते हो। हमारा इनफैक्ट एक व्हाट्सएप ग्रुप है, उसे ज़रूर ज्वाइन करें ताकि आपको लेटेस्ट अपडेट्स मिलते रहें। और अगर आपको लगता है कि वीडियोज़ आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल हैं तो ज्वाइन करें हमारे चैनल को, मेम्बर बने हमारे चैनल के, ताकि इस तरह के और भी बहुत सारे वीडियोज़ का एक्सेस आपके लिए खुल जाए। और मेम्बर्स के लिए एक अलग व्हाट्सएप ग्रुप भी है, उसको भी आप ज्वाइन करें। और वहाँ आपको किसी भी तरह का कोई डिस्कशन करना हो तो आप वहाँ पे हमसे बात कर सकते हैं। बस दैट्स इट। थैंक्स अ लॉट फॉर वॉचिंग अस।